हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी फ्लेवर्स में। दोबारा हाजिर है एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी एक अमेरिकन फैंटेसी रोमांटिक फिल्म है। ये मूवी बाकी सभी रोमांटिक मूवी से अलग है, जो आपको भी किसी और दुनिया में ले जाएगा। मूवी का नाम है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। 2008 में रिलीज, जिसे IMDb में 7.8 की रेटिंग मिली है। मूवी के डायरेक्टर है डेविड फिंचर। कास्टिंग स्टार्स है ब्रैड पिट एज बेंजामिन बटन, केट ब्लैंचेट एज डेजी फुलर जो कि बेंजामिन की लवर होती है, ताराजी पी हेंसन एज क्यूनी, बेंजामिन की एडॉप्टेड मदर, एंड जेसन फ्लेमिंग एज थॉमस बटन जो कि बेंजामिन का बायोलॉजिकल फादर होता है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। किसी सफ़र की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होना है। अगस्त 2005 खतरनाक हरिकेन कैटरीना की वजह से न्यू ऑरलिन शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। डेजी फुलर इसी शहर के अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। साथ होती है उसकी बेटी कैरोलाइन। डेजी उसे एक कहानी सुनाती है। सन 1918 की बात है, जब एक ट्रेन स्टेशन का उद्घाटन होने वाला था और उसे सजाने के लिए एक विशाल घड़ी का निर्माण का काम शहर के कामयाब और मशहूर क्लॉक मेकर मिस्टर गैट्यू को सौंपा गया था। मिस्टर गैट्यू बचपन से ही दृष्टिहीन थे। उनका इकलौता बेटा युद्ध पे चला जाता है और एक दिन खबर आती है कि वो युद्ध में मारा गया। बेटे के मरने के गम ने उसे मौन कर दिया। 4 महीने मिस्टर गैट्यू ने किसी से बात नहीं की, अपने काम में लगे रहे। फिर वो दिन आया जब उस घड़ी का उद्घाटन होना था। शहर के नामी ग्रामी लोग मौजूद थे, पर सबने कहा इस घड़ी के कांटे तो उल्टी चल रही है। मिस्टर गैट्यू ने कहा कि इसे ऐसे ही बनाया गया है ताकि समय का पहिया सच में वापस घूमे और हमारे सारे युद्ध में शहीद बेटे घर वापस आ जाए अपने परिवार के पास, और शायद उनका बेटा भी। उसके बाद कहते हैं उन्हें किसी ने नहीं देखा। फिर डेजी कैरोलाइन को अपने बक्से से एक डायरी निकाल कर उसे पढ़कर सुनाने को कहती है। ये डायरी होती है मिस्टर बेंजामिन बटन की, जिसकी कहानी की कुछ यूँ शुरुआत होती है। 4 अप्रैल 1985, न्यू ऑरलिन शहर। ये मेरा आखिरी खत और वसीयत है, इससे पहले कि मेरी याददाश्त और कमज़ोर हो जाए। 11 नवंबर 1918, जब पहला विश्व युद्ध खत्म होने की शाम को मेरा जन्म थॉमस बटन के घर हुआ था, लेकिन पैदा होते ही मेरी माँ कैरोलाइन चल बसी। मैं किसी भी बच्चे की कैटेगरी में फिट नहीं बैठता था, क्योंकि मेरी पैदाइश बूढ़े लोगों के चेहरे पे पड़े झुर्रियों के साथ हुई थी, जिसके बचने की गुंजाइश बहुत कम थी। मेरे ऐसे शक्ल को देखकर मेरे पिता मुझे अपना ना सके और मुझे एक वृद्ध आश्रम के सामने छोड़कर चले गए। वहाँ काम करने वाली मामा क्वीनी और मिस्टर वेदर को वो अंधेरी रात में सीढ़ियों पे पड़ा मिला। क्वीनी को उस बच्चे पे दया आ गई और उसे अपने कमरे में ले आई। डॉक्टर को दिखाने पे पता चला कि उसकी आंखों में कैटरैक्ट है, शायद सुन नहीं सकता, और जोड़ों में आर्थराइटिस रोग भी है। इस बच्चे के सारे रोग के लक्षण किसी 80 साल के बूढ़े जैसी थी, जिसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन थे। क्वीनी इस बच्चे को एक भगवान का चमत्कार समझकर उसे अपने पास रखने का मन बना लेती है, चाहे उसके पास समय कम ही क्यों ना हो। वो भले ही बूढ़े लोगों की तरह दिखता था, पर था तो एक मासूम सा ही बच्चा। साल दर साल वो स्टेशन पे लगी घड़ी वैसे ही उल्टी चलती रही और यहाँ बेंजामिन की ज़िंदगी में भी साल जुड़ने लगे। बेंजामिन बिस्तर से व्हीलचेयर और व्हीलचेयर से वॉकिंग स्टिक पे आ गया था। बेंजामिन को हमेशा बाहर की दुनिया में क्या हो रहा इसकी जिज्ञासा रहती थी। उस घर में हर दिन किसी का जन्मदिन मनाया जाता था और मृत्यु एक आम बात थी। खुशी और खामोशी दोनों आपस में चलते रहते थे, और जब कोई इस दुनिया को अलविदा कहता, कोई ना कोई उसकी जगह भरने आ जाता। वहाँ गुजरा हर दिन सबके लिए एक समान था, लेकिन बेंजामिन के लिए नहीं। उसे ऐसा लगता जैसे वो हर दिन अंदर से बदल रहा हो। एक दिन उनके यहाँ मिस्टर ओटी रहने आए। मिस्टर ओटी को इस अजीब से बच्चे के बारे में पता चला और वो उसे घुमाने बाहर ले गए। बेंजामिन पहली बार बाहर की दुनिया देख रहा था। वो बहुत ही खुश था, पर देर रात घर आने से मम्मा क्वीनी उस पर नाराज़ होती है। हर संडे सबके परिवार वाले मिलने आते और 1930 के थैंक्सगिविंग के दिन 12 साल का बेंजामिन एक 7 साल की डेजी से मिला।
जिसकी दादी भी इसी वृद्धाश्रम में रहती थी, और फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसी दिन डिनर टेबल पे मम्मा क्वीनी सबको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये क्वीनी के लिए एक चमत्कार ही था, क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। मामा क्वीनी बहुत ही खुश थी और भोला बेंजामिन अपनी माँ को देखता रह गया। बेंजामिन और डेज़ी अक्सर रात में डेज़ी की दादी से ओल्ड मैन कंगारू की कहानी सुनते थे। कई बार ऐसा भी हुआ था कि बेंजामिन के दिख रहे उम्र की वजह से लोग उसे गलत समझ लेते, जिस पे मामा क्वीनी बेंजामिन को समझाती थी। समय गुजरता गया। अब मामा क्वीनी अपने नवजात बच्चे के साथ ज़्यादा समय गुजारने लगी थी। बेंजामिन भी इस चीज़ को समझ चुका था और इसीलिए अब वो खुद में वक्त गुजारने लगा था। लेकिन मामा क्वीनी का प्यार उसके लिए तब भी उतना ही था। फिर एक दिन एक ओल्ड लेडी अपने बूढ़े कुत्ते के साथ यहाँ रहने आई। उसका नाम बेंजामिन को याद नहीं रहता, पर शायद अच्छे लोगों के साथ यही होता है। उनका नाम भले ही याद न रहे, लेकिन वो हमेशा याद रहते हैं। वो लेडी हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी, अपने सारे गहनों के साथ। शायद उसे किसी का इंतज़ार रहता था, पर उनसे कभी कोई मिलने नहीं आया। बेंजामिन ने पियानो बजाना भी उनसे ही सीखा था। अब धीरे धीरे बेंजामिन में बदलाव आने शुरू हो चुके थे और वो इसे महसूस भी कर सकता था। अब उसे चलने के लिए वॉकिंग स्टिक की भी ज़रूरत नहीं थी। वो पहले से ताकतवर हो चुका था और उसे भूख भी ज़्यादा लगती थी। यहाँ शहर में हरिकेन तेज़ होने लगा। हॉस्पिटल को खाली करवाया जा रहा होता है, पर डेज़ी वहीं रुकने का फैसला करती है। अब कैरोलाइन आगे की कहानी पढ़ती है। मामा क्वीनी ने एक दिन मिस्टर डॉस के साथ बेंजामिन को बोट्स देखने भेजा, और वहाँ बेंजामिन को मिस्टर माइक क्लार्क के बोट में साफ सफाई का काम मिल गया। बेंजामिन काफ़ी खुश था। शाम को वापस घर लौटते वक्त थॉमस बटन, जो कि बेंजामिन का पिता था, उसने बेंजामिन को लिफ्ट दिया। वो उसे बाहर लेकर गया और उससे ढेर सारी बातें की। शायद बताना चाहता था कि वो उसका ही पिता है, लेकिन बता नहीं पाया। वो पियानो वाली लेडी जिसके साथ बेंजामिन काफ़ी वक्त गुजारा करता था, एक दिन वो भी चल बसी। सन 1936 में बेंजामिन 17 साल का हो चुका था और उसे कैप्टन माइक के साथ काम करने का मौका मिला। वो न्यू ऑर्लिन्स शहर को पीछे छोड़ अपने नए सफ़र के लिए निकल पड़ा। डेज़ी ने जाते हुए बेंजामिन को हर एक जगह से पोस्ट कार्ड भेजने को कहा। बेंजामिन लगभग 3 साल अटलांटिक ओशन के इर्द गिर्द वाले देशों में घूमता रहा और हर जगह से वो डेज़ी को पोस्ट कार्ड भेजता था। यहाँ डेज़ी का एक बैले डांसर बनने का सपना था और उसे न्यूयॉर्क शहर में एक बैले डांस एकेडमी में एडमिशन मिल गया। साल 1941 की सर्दी। कैप्टन माइक का क्रू रशिया के एक होटल में रुका था, जहाँ ब्रिटिश ट्रेड मिनिस्टर की वाइफ एलिजाबेथ के साथ बेंजामिन का लव अफेयर शुरू हुआ। उसका हस्बैंड हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहता था। वो एक अकेली औरत थी, जिसकी वजह से बेंजामिन से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। वो अक्सर रात में घंटों बातें किया करते थे और एक दिन अचानक वो बिना कुछ बताए चली गई। उसी साल जापान के पर्ल हार्बर पे अटैक के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। कैप्टन माइक ने भी अपनी बोट को वॉर के लिए वॉलंटियर कर दिया। कैप्टन माइक और बेंजामिन अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, पर युद्ध में कैप्टन माइक सहित काफ़ी लोग मारे गए और अगले दिन यूएस नेवी ने आकर उन्हें रेस्क्यू किया। 9 साल बाद मई 1945 बेंजामिन अब 26 साल का हो चुका था। अपने घर न्यू ऑर्लिन्स वापस आ गया, जहां वो अपनी बहन से मिला और मामा क्वीनी से उसे पता चला कि उनके हस्बैंड मिस्टर वेदर पिछले साल ही चल बसे। कुछ दिन बाद डेज़ी वहां आई। उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, पर फिर भी इस जगह से उसका कुछ अलग ही लगाव था। डेज़ी को मम्मा क्वीनी से बेंजामिन की खबर मिलती थी, क्योंकि एलिजाबेथ के उसके ज़िंदगी में आने के बाद उसने डेज़ी को पोस्ट कार्ड लिखना बंद कर दिया था। डेज़ी बेंजामिन को देखकर बहुत खुश थी। अब डेज़ी एक खूबसूरत लेडी थी और साथ ही कामयाब डांसर भी, लेकिन बेंजामिन के लिए एक अलग सा ही खिंचाव महसूस करती थी। एक शाम दोनों डिनर पे गए। डेज़ी पूरी शाम न्यूयॉर्क में अपने शहर की ज़िंदगी के बारे में ही बातें करती रही। उसी शाम के आखिर में बेंजामिन से डेज़ी ने अपने दिल की बात जाहिर की, पर बेंजामिन ने खुद को उसके काबिल नहीं समझकर उसे इनकार कर दिया। डेज़ी वापस न्यूयॉर्क चली गई थी और यहाँ बेंजामिन दिन पर दिन जवान होता जा रहा था। उसके सफ़ेद बाल काले हो रहे थे और उसके आसपास के लोग बूढ़े। फिर एक दिन मिस्टर थॉमस बटन बेंजामिन से मिलने आया। वो बहुत ज़्यादा ही बीमार था। उसके बाएं पैर में चलने की तकलीफ़ भी थी। वो बेंजामिन को डिनर पे ले गया
और अपने कारोबार के बारे में बताने लगा। उनका बटन्स का कारोबार था। युद्ध की वजह से यूनिफॉर्म बटन की सप्लाई और डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। काफ़ी प्रॉफिट कमाया उनकी कंपनी ने। पूरा देश युद्ध में जूझ रहा था और यहाँ कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी। उसके बाद वो बेंजामिन को फैक्ट्री भी दिखाने लेके गया। बेंजामिन को समझ नहीं आया कि मिस्टर बटन उसे ये सब क्यों बता रहे थे। फिर मिस्टर बटन ने उससे कहा कि वो उसी का बेटा है और अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगे। बेंजामिन को ये सुनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। घर वापस आकर जब मम्मा क्वीनी को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई। कुछ दिन बाद मिस्टर बटन भी चल बसे और पीछे पूरी वसीयत बेंजामिन के नाम छोड़ गए थे। उनकी भी क्या ज़िंदगी थी, ना ही पत्नी रही थी और ना ही बेटे का सुख मिल पाया था। 2 साल बाद 1947 बेंजामिन डेज़ी से मिलने न्यूयॉर्क गया, लेकिन डेज़ी उसे यूँ अचानक देखकर शॉक्ड हो गई। वो अपनी शहरी ज़िंदगी और कामयाबी में बहुत मशगूल थी कि अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। उसका वहाँ एक बॉयफ्रेंड भी था। थोड़ा निराश होकर बेंजामिन वापस अपने घर आ गया और मम्मा क्वीनी के साथ काम में हाथ बटाने लगा। एक दिन बेंजामिन के नाम एक टेलीग्राम आता है। साल था 1954, जिसमें डेज़ी के कार एक्सीडेंट की खबर लिखी थी। बेंजामिन डेज़ी से मिलने पेरिस गया। डेज़ी का दायां पैर टूट गया था और इसी के साथ उसका डांसिंग करियर भी ख़त्म हो चुका था। बेंजामिन को अपने सामने जवान बैठा देख उसे अपनी हालत पे गुस्सा आता है और फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे वापस चले जाने को कहा। फिर भी बेंजामिन कुछ दिन पेरिस में रुका था, जिसकी खबर डेज़ी को नहीं थी, और एक दिन वो वापस चला आया। वापस आकर बेंजामिन अपने पिता की एक प्राइवेट बोट चलाना सीखता है। उन दिनों बेंजामिन की ज़िंदगी में कई औरतें आई और गई, लेकिन वो किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था क्योंकि वो बाकियों से अलग था। 1962 के एक दिन डेज़ी वापस आ गई। अब दोनों लगभग एक ही उम्र के थे और दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। कुछ समय के बाद दोनों उसी बोट में जगह जगह घूमने लगे, साथ समय बिताने लगे। शायद नियति को भी यही मंजूर था। वापस आने पे उन्हें पता चला 1967 की एक शाम को मम्मा क्वीनी भी चैन की नींद सो गई। अब बेंजामिन ने अपने पिता के घर को बेचकर एक नया अपार्टमेंट ले लिया और डेज़ी के साथ शिफ्ट हो गया। वहाँ डेज़ी ने अपना एक बैले डांस स्टूडियो खोला और एक दिन पता चला कि डेज़ी प्रेग्नेंट थी। लेकिन बेंजामिन खुश होने से ज़्यादा डरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं बच्चा उसके जैसा ना निकले। जैसा भी बच्चा हो, डेज़ी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार थी। दिन गुजरने लगा और यहाँ बेंजामिन की बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। उसके घटते हुए उम्र के साथ वो इस बच्चे का पिता बनकर कैसे रह सकेगा। इसका मतलब एक वक्त के बाद डेज़ी को एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को संभालना होगा। सब कुछ पता होते हुए भी उन दोनों ने ये ज़िंदगी चुनी थी। डेज़ी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया जिसका नाम रखा कैरोलाइन। हॉस्पिटल में डायरी पढ़ रही कैरोलाइन को ये पहली बार पता चलता है कि वो बेंजामिन की बेटी है। 1968 में कैरोलाइन के पहले जन्मदिन के बाद ही बेंजामिन ने अपनी पूरी पूंजी डेज़ी और कैरोलाइन के नाम कर उन्हें छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसे पता था कि वो कभी पूरी ज़िंदगी उस बच्ची को पिता का प्यार नहीं दे सकता। उस बच्ची को एक नॉर्मल पिता की ज़रूरत थी। अगर बेंजामिन डेज़ी की ज़िंदगी से नहीं गया तो डेज़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। वो कहाँ गया डेज़ी को मालूम नहीं, और यहाँ बेंजामिन दुनिया के सफ़र पे निकल पड़ा था। यहाँ कैरोलाइन अपने पिता बेंजामिन के सारे पोस्टकार्ड्स को देखती है जो वो कैरोलाइन के जन्मदिन पे भेजा करता था, जिस पे बेंजामिन ने पिता होने के हर उस एहसास को लिखा था जिसे निभाने के लिए वो मौजूद नहीं रह सका। तकरीबन 16 साल बाद 1980 में बेंजामिन वापस आया। बैले क्लास ख़त्म होने के बाद डेज़ी लाइट्स ऑफ कर रही थी कि वो अपने सामने 17 साल के बेंजामिन को खड़ा पाई। उसे देखकर वो दंग रह गई। उसे अब बेंजामिन का फ़ैसला सही लग रहा था और डेज़ी भी आगे बढ़ चुकी थी। उसने एक डाइवोर्सी से शादी कर ली थी जो उसे और उसकी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसके हस्बैंड को बेंजामिन के बारे में सब पता था। अपने प्यार को ना रोक पाई डेज़ी एक आखिरी बार बेंजामिन से मिलती है और उसके बाद दोनों कभी नहीं मिले। कैरोलाइन डेज़ी से कहती है कि उनकी डायरी में यहीं तक की कहानी लिखी है और बाकी की कहानी अब डेज़ी सुनाती है। कई साल बाद 1990 में डेज़ी को एक दिन सोशल वर्कर का फ़ोन आता है कि उन्हें बेंजामिन नाम का कोई मिला है। उसके पास से एक डायरी मिली जिसमें इस वृद्ध आश्रम के पता के साथ डेज़ी का नाम और नंबर भी था। वहां पहुंचकर डेज़ी अपने सामने एक 13 साल के बेंजामिन को पियानो टेबल के सामने बैठा हुआ देख रही थी।
उसे डिमेंशिया यानी कमज़ोर याददाश्त बीमारी थी। दिमाग के साथ साथ उसका शरीर भी कमज़ोर हो गया था। बेंजामिन डेज़ी को पहचान नहीं पाता। यहाँ डेज़ी के हस्बैंड भी कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे। बेंजामिन के मिलने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं गया जब डेज़ी उस वृद्ध आश्रम में ना आई हो। वो बेंजामिन की एक छोटे बच्चे की तरह देखभाल करती थी, उसे खिलाती, नहलाती और वही ओल्ड मैन कंगारू की कहानी सुनाती जो डेज़ी की दादी उन दोनों को बचपन में सुनाया करती थी। और 2 साल बाद 1997 में वो भी उसी वृद्ध आश्रम में शिफ्ट हो गई। अब बेंजामिन 7 साल का दिखने लगा था और डेज़ी ठीक उसका उल्टा। और यही वो उम्र थी जब डेज़ी और बेंजामिन पहली बार यहीं मिले थे। बेंजामिन ने डेज़ी से कहा कि उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी एक पूरी ज़िंदगी जी चुका है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं। देखते देखते बेंजामिन की उम्र घटती चली गई और वो एक छोटा बच्चा हो गया जो ना बोल सकता और ना ही चल सकता था। सच ही कहते हैं, बचपन और बुढ़ापा एक समान है। फिर एक दिन खबर आई कि 2002 में मिस्टर गैट्यू की घड़ी को डिजिटल घड़ी से बदल दिया गया। उसके अगले साल 2003 बाहर से दिखने में नवजात बच्चा लेकिन अंदर से 84 साल के बेंजामिन ने डेज़ी की गोद में आंखें बंद कर अपनी आखिरी सांस ली। अपने पिता की कहानी जानकर कैरोलाइन की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो अपनी माँ डेज़ी से कहती है काश उसे उन्हें और अच्छे से जानने का मौका मिलता। हॉस्पिटल में हरिकेन की वजह से हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। कैरोलाइन रूम के बाहर देखने जाती है। डेज़ी को भी अब सुकून मिल गया और वो हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये वैसा मिरेकल नहीं था जिसे लोग देखना चाहते थे, लेकिन बेंजामिन बटन की ज़िंदगी एक मिरेकल ही है। और ये थी बेंजामिन और डेज़ी की लव स्टोरी, जो ना पहले कभी हुई थी और ना ही कभी होगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्द ही एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।